सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 20 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 10 करोड़ रुपए का सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी। कहां पर किया है? तो ये पूर्णिया, बिहार में है। आपको मालूम है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, तो नरेंद्र मोदी साहब वहां के विजिट पर हैं ताकि बीजेपी को जिताया जा सके। अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगा, आप याद कर लीजिएगा, इसको गौसॉट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। गऊ यानी कि गाय होता है और सॉर्टेड का मतलब हो गया सॉर्टेड सीमेंट, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट। अब इससे होगा क्या? तो डेयरी जो सेक्टर है, यानी कि जो दूध का व्यापार है, उसमें बूस्ट मिलेगा। कहाँ-कहाँ पर? तो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। अब याद कर लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में? तो पूर्णिया जिले में। बिहार की राजधानी पटना है। वहीं यहाँ के जो सीएम हैं नीतीश कुमार हैं और गवर्नर का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, आरिफ मोहम्मद खान। अब ये जो कार्यक्रम है, इसको किसके तहत किया गया है? तो ये भी याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा ये किया गया है, जिससे कि 5 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमेन डोजेज एनुअली प्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये पहला इस तरह का है पूरे ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जहाँ पर कि इंडिजिनसली डेवलप, यानी कि जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम गौसॉट है, ये इंडिजिनियसली डेवलप है, यानी कि भारत में इसको डेवलप किया गया है अक्टूबर 2024 में। आगे चल के ये भी देखेंगे कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो साथ ही साथ अगर भारत में डेवलप है तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा भी इससे मिल रहा है। साथ ही साथ जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, साथ ही साथ जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनको यहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रेस रिड्यूस होगा, इनकम उनका बढ़ेगा। कैसे? तो जब डेयरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तब। अब ये सेक्स सॉर्टेड मिशन क्या है, उससे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक गवर्नमेंट स्कीम है, जिसको कि 2014 में लॉन्च किया गया था, ताकि कंज़र्व और डेवलप किया जा सके इंडिया के इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड को। ताकि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके रूरल फार्मर्स के लाइवलीहुड को। अब अगर इसके की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो इसमें हाई क्वालिटी बुल्स को इंक्लूड किया गया है ब्रीडिंग के लिए, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन को एनहांस किया गया है और जो सेक्स्ड सीमेन है और जीनोमिक सिलेक्शन है, उसको एनकरेज किया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा। अब इस स्कीम का मकसद क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है, फार्मर्स और जो वुमेन्स हैं, जो घर में रहती हैं लेकिन दूध का व्यापार कर सकती हैं, वहाँ पर इसमें बढ़ावा मिलेगा, यानी लाइव स्टॉक सेक्टर को इससे काफ़ी मदद मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि गौ सॉर्ट टेक्नोलॉजी क्या है? तो इंडिया का इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी है, जिसको कि डेवलप किया गया है डेयरी सेक्टर के लिए। अब इसको किसके द्वारा किया गया है? तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये इंडिया का पहला मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, जो कि रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी को फॉरेन टेक्नोलॉजी पर। अब इसमें क्या किया जाएगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल काव्स को, यानी कि जो बछड़ा है, उसको पैदा ना करके यहाँ पर गाय को पैदा किया जाएगा। यानी इस टेक्नोलॉजी से हमारा जो चांसेस होता है 90 टू 100% के बीच की बात की जा रही है। 100% तो नहीं, लेकिन 90% से ऊपर चांस होता है कि जो यहाँ पर जो गाय का बच्चा होगा, वो गाय ही होगा, यानी कि फीमेल ही होगी। तो इसीलिए काव्स, इसीलिए इसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में और इससे मिल्क प्रोडक्शन को क्या होगा? बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है, किसको? जो हम इम्पोर्ट करके सेक्स सीमेन मंगाते हैं। और आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा डेयरी के जेनेटिक्स और प्रोडक्टिविटी सेक्टर में। तो याद कर लीजिएगा, गौसॉट टेक्नोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप सिर्फ इस क्वेश्चंस को भी लिख लेंगे, अपने कॉपी में याद कर लेंगे, तो आपके लिए इनफ होता है ये, क्योंकि इसमें सारा क्रक्स होता है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए, बोला गया है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी पूर्णिया में और गौसॉट टेक्नोलॉजी से संबंधित कौन-सी बातें सही हैं? तो जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी है, वो पूर्णिया, भारत का पहला ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सेटअप किया गया है। किसके थ्रू? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के थ्रू, तो बिल्कुल सही जवाब है।
अब ये जो फैसिलिटी है, ये कैपेबल है 5 लाख सेक सॉर्टेड सीमेंट डोजेज एनुअली प्रोड्यूस करेगा, जिसको कि 2024 में लॉन्च किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 2024 में लॉन्च किया गया था ताकि कंज़र्व किया जा सके और डेवलप किया जा सके इंडिया के इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड को, ताकि मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस मिल सके और इम्प्रूव किया जा सके फार्मर के लाइवलीहुड को, तो ये भी बिल्कुल सही है। गौसॉट टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसको डेवलप किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी है, जो कि रिड्यूस करेगा हमारे डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर और बूस्ट करेगा मिल्क प्रोडक्टिविटी को। ये भी बिल्कुल सही है। तो बस ये 4 पॉइंट्स से आपको याद करने हैं, तो आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर आपका संबंधित है इसरो से। तो देखिए, इसरो ने लॉन्च किया है हाफ ह्यूमनॉइड व्योममित्रा गगनयान मिशन के लिए, अब लॉन्च होने जा रहा है दिसंबर में। याद रखिएगा, अभी इसमें क्रू नहीं जाएँगे, अभी भी ये अनक्रूड ही है। जब तक पूरी तरह से सारे के सारे सिमुलेशन हो नहीं जाते, तो सिमुलेशन जब भी होता है उसमें क्रू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर व्योममित्रा को इंक्लूड किया जाएगा। अब ये क्या है, तो व्योममित्रा रोबोट है, ये भी जान लीजिए, ये मैंने आपको पढ़ा के रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो गगनयान मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया का पहला ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसको कि इसरो लीड कर रहा है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका टारगेट क्या है, तो 3 एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट भारत भारत नहीं, धरती के सतह से 400 किलोमीटर ऊपर होता है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। अब जो स्पेस क्राफ्ट होगा उसमें क्रू मॉड्यूल्स होंगे, सर्विस मॉड्यूल होंगे, जो कि लॉन्च किया जाएगा HLVM-3 से, जिसको कि GSLV मार्क 3 के भी नाम से जाना जाता है। ये सबसे हेवी रॉकेट है इसरो का। अब इसमें जो कॉस्ट लागत होगा वो लगभग 10,000 करोड़ का है। अब व्योममुद्रा के बारे में जान लीजिए, तो ये हाफ ह्यूमनॉइड है, यानी कि आधा जो है ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। अब एआई इनेबल्ड फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। अब ये ह्यूमन फंक्शंस को मिमिक कर सकता है, साथ ही साथ अब इसमें क्या-क्या करेगा ये, जो व्योममित्रा जी हैं, वो क्या-क्या करेंगी, तो पैनल्स को कंट्रोल करेंगी जैसे इंसान करता है, और ग्राउंड का जो कमांड होगा उसको ये रिस्पॉन्ड करेंगी, और साथ ही साथ लाइफ सपोर्ट को भी मॉनिटर किया जाएगा। अब ये जो है फ्लाई होगा, मैंने आपको बताया कि अभी ये क्रूड नहीं है, अभी ये अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट होगा, ताकि सिमुलेट किया जा सके ह्यूमन के प्रेजेंस को और स्टडी किया जा सके केबिन के कंडीशंस को। अब ये क्या है कि रियल एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले एक सेफ्टी प्रिकर्सर का काम करेगा। अब जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको कि गगनयान मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया है, उनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो उनका नाम क्या है? तो प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये काफ़ी न्यूज़ में थे। किस मिशन से संबंधित है? तो एक्सियम मिशन से संबंधित। हाल ही में ये कहाँ पर गए थे? तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस को भी विज़िट कर आए हैं, तो इनका भी नाम याद कर लीजिएगा। अब आइए इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमनकाइंड। वहीं जो चेयरमैन है वो है वी नारायणन साहब। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद करते चलिएगा। अब आइए, इस क्वेश्चंस को आपको केवल पूरे दिमाग में भर लेना है। अब गगनयान मिशन से संबंधित बातें कौन-कौन सी सही हैं? तो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जो कि इसरो लीड करेगा, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है 7 दिनों के लिए। ये बिल्कुल सही है। हालाँकि 3 दिन ही है, टोटल प्रोग्राम 7 दिन का होगा। अब जो गगनयान स्पेस क्राफ्ट है वो क्रू मॉड्यूल होगा, सर्विस मॉड्यूल होगा, जो कि लॉन्च किया जाएगा GSLV मार्क 3, बिल्कुल सही है। व्योममित्रा क्या है? तो फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको कि इसरो के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है और मेड भी किया गया है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनका नाम मैंने आपको बताया। क्या-क्या नाम है? बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, और साथ ही साथ शुभांशु शुक्ला। कब जाएँगे ये? तो टारगेटेड है कि 2027 में इनको भेजा जाएगा। तो दो 1, 2, 3, 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडिया सेटअप करने वाला है 500 डेटा लैब, ताकि एआई कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट मिल सके, और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा वो 988 करोड़ रुपए का होगा।
तो देखिए, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जिनका नाम अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो गवर्नमेंट है वो 500 डेटा लैब नेशन वाइड बनाएगा इंडिया के एआई मिशन के अंतर्गत। आपको मालूम होना चाहिए कि जो डेटा लैब्स हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा कमी है। आज भी हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए वो अपना सर्वर भी छुपा कर रखते हैं। भारत में वो लगाना नहीं चाहते हैं, जिससे हम लोग का डेटा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लीक होता है। और साथ ही साथ अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को भी डेटा की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से मिलने में काफ़ी देर हो जाता है। तो ये जो है एआई इम्पैक्ट 2026 जो है प्री इवेंट का नतीजा है, जहाँ पर 8 नई कंपनीज़ को चूज़ किया गया है। जिसमें कि टेक महिंद्रा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, भारत जेन और आईआईटी बॉम्बे जो है इसमें डेवलप करेंगे इन लैंग्वेजेज़ मॉडल को। कितने पैसे का खर्च किया जाएगा, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया 988.6 करोड़ रुपया इंडिया का एआई मिशन के तहत। और इसमें मेन रोल किसका होगा? तो आईआईटी बॉम्बे का, क्योंकि यहीं से आपको एक्सपर्ट मिलेंगे जो डेटा लैब्स को बनाने में मदद करेंगे। अब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसमें कितने पैरामीटर्स होंगे? तो 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स होंगे। अब जो इंडिया का एआई मिशन है, ये सेंटर का इनिशिएटिव है, यानी कि भारत सरकार का इनिशिएटिव है कि डेवलप किया जाए ऑटोनोमस एआई कैपेबिलिटीज़। किसके थ्रू? तो एआई एप्लीकेशन, सोवरेन एलएलएम्स, जीपीयू और स्किल प्रोग्राम्स के तहत। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चंस के ज़रिए आपको बता देते हैं कि क्या-क्या याद रखना है। इंडिया का एआई मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 500 डेटा लैब्स बनाया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब इसको लीड कौन करेगा? तो आईआईटी बॉम्बे करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। जो इंडिया का एआई मिशन है, इसका ओवरऑल outlay कितना है? 10,300 करोड़, ताकि बूस्ट किया जा सके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट और सेक्टर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को, ये भी बिल्कुल सही है। जो मिशन का प्लान है वो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन और वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज़ किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3, 4 इस सवाल का इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर नया पैक्ट टू नर्चर इंडिया यूके क्वांटम वैल्यू चेन फ्रॉम द रिसर्च टू द मार्केट। देखिए, इस न्यूज़ को पहले समझते हैं। तो क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया और यूके की बेस्ड इंडिया ग्लोबल फोरम ने एग्री किया है कि वो डेवलप करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया यूके क्वांटम वैल्यू चेन मैप, ताकि गाइड किया जा सके कोलैबोरेशन को रिसर्च से मार्केट तक, जो कि एक पार्ट है नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, जो कि अनाउंस किया गया है दोनों देशों के बीच में। अब जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, वो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है और एक की पिलर है यूके इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स का, जो कि एग्री किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर्स के द्वारा। मैंने आपको पढ़ा के रखा है ये सारी की चीज़ें। अब ये जो पैक्ट है, वो क्या करेगा? तो ये कैपेबिलिटीज़ के गैप को चार्ट करेगा, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ इंडस्ट्रीज़ के अक्रॉस क्या करेगा? बढ़ाएगा। साइंस स्टार्टअप प्रोड्यूस करेगा एक प्रैक्टिकल प्लेबुक दोनों तरफ से रिसर्च और डेवलपमेंट को, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और एडॉप्शन कमर्शियली हो पाएगा, यानी फिर दोनों देशों का कमाई भी बढ़ेगा। अब आइए जानते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम क्या है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है, जो कि कंप्राइज़ करता है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, प्राइवेट कंपनीज़ और स्किल्ड प्रोफेशनल से मिलाकर ये बनता है, जिसमें कि ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ताकि इनोवेशंस और कमर्शियलाइज़ेशन जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी का कंप्यूटिंग में, कम्युनिकेशन में और सेंसिंग में, इसका आविष्कार किया जा सके। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, ये यूज़ करता है प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का, और इसमें भी जो आपको याद रखना है कौन-कौन से टेक्नोलॉजी, तो सुपरपोज़िशन और एन्टेंगलमेंट को यूज़ किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में, ताकि जो एटम्स का बिहेवियर है, उसको हार्नेस किया जा सके और जो पार्टिकल है, वो परफ़ॉर्म कर सके टास्क को, रेदर दैन कि वो ऑब्ज़र्व करे उसको। जो की एप्लीकेशंस है, इसमें जो है पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं, साथ ही साथ हाई सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन आता है, अल्ट्रा प्रिसाइज़ क्वांटम सेंसर आता है। अब ये जो फ़ील्ड है, वो सेकंड रिवॉल्यूशन है हमारे क्वांटम फिज़िक्स में। अब अगर ये कैसे वर्क करता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है, एक फंडामेंटल फिजिक्स होता है, जिसमें कि ये बताता है कि जो मैटर है, वो किस तरह से बिहेव करता है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर। वहीं अगर क्यूबिट की बात करें, तो आपने
ट्रेडिशनल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है कि 0 और 1 बिट कहलाता है। तो देखिए, तो जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं वो 0 या तो 1 को लेकर चलते हैं, लेकिन जो क्यूबिट होता है वो दोनों एक साथ परफ़ॉर्म कर सकता है, यानी कि 0 एंड 1 के साथ ये चलता है, जिसको कि हम लोग क्वांटम सुपरपोज़िशन कहते हैं। अब जो सुपरपोज़िशन है, ये एबिलिटी है क्वांटम स्टेट का कि वो एग्ज़िस्ट कर सकता है मल्टीपल स्टेट्स साइमल्टेनियसली, यानी कि ये एक बार 0 और जो एक बार 1 का काम करता था कंप्यूटर में, अब वो 0-1 एक साथ करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो मल्टीपल स्टेट में एग्ज़िस्ट कर जाएगा। वहीं अगर एन्टेंगलमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा फिनोमेना है, यहाँ के पार्टिकल्स कनेक्टेड हो जाते हैं और शेयर करते हैं सेम फेट में, किसी मैटर को बिना डिस्टेंस में लिए हुए। वहीं अगर बात करें अब इसके की एप्लीकेशन की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम मैकेनिक्स का बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। अब ये क्या करता है, तो ये क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर को इनेबल करता है, ताकि जो सर्टेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जिसको कि आम कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है, उसको सुपर कंप्यूटर सॉल्व करेगा। आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक नया वायरस आता है, उसकी डिटेल स्टडी करना है, तो उसका जो जेनेटिक स्टडी होता है, वो मिलियंस ऑफ जो है टाइम लेता है। यानी आप देखिए, एक वैक्सीन को डेवलप करने में मिनिमम 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन 1 साल में ही ये हो जाता है। कैसे हो गया? कैसे इतनी सारी टेक्नोलॉजियाँ 1 साल के भीतर आ गई? तो उसमें जो हेल्प करने वाला, जो एनालाइज़ करने वाला चीज़ें हैं, वो किसके द्वारा किया गया? सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा किया गया है। अब आइए जान लेते हैं यूके के बारे में। तो यूके की राजधानी लंदन है, वहीं यहाँ के किंग हैं चार्ल्स 3, प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। और अगर बात करें यहाँ की करेंसी की, तो पाउंड स्टर्लिंग है। और इंग्लैंड, जो यूके है, वो 4 राज्यों से मिलके बना है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। तो बोलते हैं कि इंडिया का जो यूके क्वांटम वैल्यू चेन पैक्ट है, इसमें से कौन-सा सही है? तो किसके द्वारा साइन किया गया है? तो ये साइन किया गया है क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडिया ग्लोबल फोरम के द्वारा। तो यही आपसे सवाल आएगा वन लाइनर में, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अब इसका काम क्या है? जो इंडिया और यूके का कॉम्प्रिहेंसिव क्वांटम वैल्यू चेन मैप है, उसमें कवर करेगा रिसर्च रिसर्च को, ताकि जो मार्केट का एडॉप्शन है, उसको अचीव किया जा सके। अब ये जो इनिशिएटिव है, इसको कैटेलाइज़ किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इंडिया यूके फ्यूचर फोरम के द्वारा, जिसमें कि सपोर्ट किया जाएगा टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव के द्वारा। और ये एग्री किसके द्वारा किया गया था? तो जुलाई में प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर और नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब इसका मकसद क्या है? तो ये फोस्टर करेगा कॉपरेशन को, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टैलेंट मोबिलिटी को और कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ को। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी भी इससे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यानी कंपनियाँ सामने आएँगी, तो रोज़गार के भी साधन खुल जाएँगे। मार्केट को भी रीच करने में दोनों देशों को मदद मिलेगा एक-दूसरे के मार्केट पर। तो चलिए, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर आईआईटी कानपुर ने साइन किया है एमओयू वियतनाम यूनिवर्सिटी के साथ। बस आपको इतने ही याद कर लेना है कि हाल ही में एमओयू साइन किया गया है वियतनाम यूनिवर्सिटी और भारत के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा ये किया गया है। अब ये कहाँ पर किया गया है? तो फोस्टर करने के लिए एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन में। कहाँ पर? तो कटिंग एज फील्ड में। याद कर लीजिएगा, कटिंग एज फील्ड में इसको किया गया है। जो फोकस एरिया है, वो कौन-कौन, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, वो होता है एआई, स्मार्ट सिटीज़, ड्रोन इनोवेशन और अदर इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ में ये फ़ोकस करेगा। अब अगर वियतनाम की बात करें, तो कैपिटल हनोई है, डोंग यहाँ की करेंसी है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है फाम मिन चिन। तो याद कर लीजिएगा फाम मिन चिन को। और डोंग पूछा जाता है आपसे, करेंसी भी इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर अगले करंट अफ़ेयर की बात करें, तो ईपीएफओ के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, तो आज एक नया न्यूज़ है कि ईपीएफओ ने इंट्रोड्यूस किया है पासबुक लाइट। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में पासबुक लाइट इस संस्था के द्वारा बनाया गया है, तो आपको याद रखना है एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब इसका फॉर्मेशन 4 मार्च 1952 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उनका नाम है रमेश कृष्ण मूर्ति। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम याद कर लीजिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है। अगले करंट अफेयर की बात करें, तो जो सीएजी है, उसने लॉन्च किया है एआई सिस्टम अब ऑडिटिंग के लिए। अब इससे क्या है, जल्दी ऑडिट कर लिया जाएगा, यानी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब आइए सीएजी के बारे में जान लेते हैं। तो सीएजी ने अपना डेवलप किया है अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल। याद कर लीजिएगा, यही सवाल बन सकता है, ताकि
जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है ऑडिटर्स का, उसमें एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और एआई जब यूज़ करेंगे तो काम भी क्या हो जाएगा, जल्दी-जल्दी होना चालू हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एआई सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया गया है सीएजी में। कहाँ पर? तो सीएजी का नाम ही है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, यानी ऑडिट करने का काम करता है। तो जब ऑडिटिंग में भी एआई का यूज़ करेंगे, तो जो टाइम 1 साल लगता था, वो 1 महीने पर रिड्यूस होकर आ जाएगा। अब चलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 148 से लेके 151 तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें कि 148 किससे डील करता है? तो 148 डील करता है सीएजी के अपॉइंटमेंट, ओथ, सैलरी, कंडीशन ऑफ सर्विस पर। वहीं अगर बात करें तो आपको 150 आर्टिकल याद रखना है, जिसमें कि जो प्रेसिडेंट है सीएजी के एडवाइस पर प्रिस्क्राइब करता है अकाउंट के फॉर्म्स को, किसके लिए? यूनियन और स्टेट्स के लिए। वहीं जो आर्टिकल 151 है, वो मैंडेट करता है कि सीएजी सबमिट करेगा अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को और गवर्नर स्टेट के लिए, जो कि फिर पार्लियामेंट में रखा जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाता है। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है उड़ीसा से संबंधित कुछ बातें, याद कर लीजिएगा। अब जो है अगले करंट अफेयर पे बढ़ते हैं, जहाँ पर इंडिया और एफएओ ने हैंड जॉइन किया है, यानी हाथ मिलाया है ताकि वो बिल्ड कर सके वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट, ताकि सस्टेनेबल फिशरीज को बढ़ावा मिल सके। आइए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने भारत के साथ हाथ मिलाया है वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट बनाने के लिए। अब ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि समुद्र की बात की जा रही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत काम करता है। इन्होंने टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम को साइन किया गया है एफएओ के साथ, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में। अब जो है ज़ाहिर-सी बात है, मछलियों को बढ़ावा दिया जाएगा, सस्टेनेबली कैसे किया जा सके, यानी कि ज़्यादा अगर समुद्र से भी मछली अगर निकाल लिया जाए, तो समुद्र का भी इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात किया गया है, यहाँ पर जो दोनों एफएओ और इंडिया की तरफ से जो भी डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए थे, वो इसी पर बात कर रहे थे कि जो फिशरीज़ है, उसको डेवलप किया जाए इकोलॉजिकली हेल्दी और इकोनॉमिकली वो वायबल हो, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके नेशनल फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी। अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ है 5G का, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, ऑटोमेशन का और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि जो एफ़िशिएंसी है उसको एनहांस किया जा सके और जो सर्विस डिलीवरी है वो फ़िशिंग पोर्ट पर, उसको भी एफ़िशिएंटली स्मूथ बनाया जा सके। तो अब ये जो अ, फ्रेमवर्क है वो 3 जगह पर स्टार्ट किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में। उनका नाम याद कर लीजिएगा, तो वनकबारा जो कि दीव में है, और जो कराईकल है वो पुडुचेरी में है, और जखाऊ गुजरात में है। अब यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 369.8 करोड़ का। तो मैंने आपको याद करा दिया है, इन पोर्ट्स का नाम याद कर लीजिएगा, जहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में यूज़ किया जाएगा अभी। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट पर है, बाद में अगर सब कुछ सही रहा तो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा सभी पोर्ट्स पर। अब आइए आपको जो याद रखना है क्वेश्चन, उससे संबंधित देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ और जो एफएओ है, जिसने टारगेट किया है कि वो स्ट्रेंथन करेंगे ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। जो ब्लू पोर्ट फ्रेमवर्क है वो फ़ोकस करेगा क्या डेवलप करने के लिए, तो इकोलॉजिकली हेल्दी, इकोनॉमिकली वायबल और सोशली इंक्लूसिव फिशरीज सिस्टम को, ताकि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट मिल सके, तो ये भी सही है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, तो ये भी बिल्कुल सही है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब इसको पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चालू किया गया है, कहाँ पर? तो दीव में, कराईकल में और गुजरात में, ये याद कर लीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 369.8 करोड़, यानी 1, 2, 3, 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर सेबी ने स्वागत को लॉन्च किया गया है। अब स्वागत है क्या? तो सिंप्लीफाइड वे ऑफ एसेस फॉर ग्लोबल अचीवर्स इन ट्रेडिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि सेबी है क्या? तो सबसे पहले जो ये स्वागत है, इसका फुल फॉर्म अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सिंप्लीफाइड वे ऑफ एसेस फॉर ग्लोबल अचीवर्स इन ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग से संबंधित जितना भी स्टॉक वगैरह है,
एनएसई है, सबको जो हेड है वो कौन है? तो सेबी ही है। अब यहाँ पर क्या दिया जाएगा कि जो की फीचर्स है इसका, इसमें 10 ईयर का लाइसेंस दिया जाएगा एलिजिबल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको। वहीं यहाँ पर फास्टर और सिम्प्लिफाइड एंट्री हो जाएगी इंडियन कैपिटल मार्केट में। अब इसका काम क्या है? तो जो सोवरेन वेल्थ फंड है, पेंशन फंड है और जो एंडोमेंट्स है, उनको लॉन्ग टर्म हॉरिज़ॉन इन्वेस्टर्स में अट्रैक्ट करना है, ताकि भारत में भी करेंसी का फ्लो बढ़ सके। अब ये क्या करेगा? तो एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रोवाइड करेगा, ताकि जो 10 जगह पर कागज़ों का आवागमन है, उसको कम किया जा सके। एक प्लेटफ़ॉर्म रहेगा तो सारे कागज़ एक साथ निकल जाएँगे। अब ये पार्ट है किसका? तो सेबी का पार्ट है, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके इंडिया को एज़ अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में। और जो कैपिटल मार्केट है, उसको भी बढ़ावा मिल सके। अब ये क्या करेगा? तो इसका सिग्निफिकेंस होगा कि ये स्टेबिलिटी लाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज़ में, जिससे कि जो वोलेटिलिटी है, उसको रिड्यूस किया जा सके। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में मदद करेगा ये। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा किसको? कैपिटल को। और इससे क्या हो जाएगा? तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो इंडियन मार्केट में है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। अब जो इस जो ये जो टारगेट है, यानी जो सेबी ये काम कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है? तो भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में ये मदद करेगा। अब सोवरेन वेल्थ फंड होता क्या है? तो सोवरेन वेल्थ फंड का दूसरा नाम है सोवरेन इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि सरकार के द्वारा ओन किया जाता है। अब ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसमें कि इन्वेस्ट किया जाता है कहाँ पर? रियल और फाइनेंशियल एसेट्स में, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, प्रीशियस मेटल के ऊपर हो गया। तो याद कर लीजिएगा सोवरेन वेल्थ फंड के बारे में भी। अब आइए अंतिम पंगाल के बारे में पढ़ते हैं। अब अंतिम न्यूज़ भी है और अंतिम पंगाल भी न्यूज़ में है। याद कर लीजिएगा कि अंतिम पंगाल जो है इंडिया की दूसरी वुमेन बन गई हैं, जिन्होंने कि 2 बार चैंपियनशिप जीत लिया है। अब ये किससे संबंधित है? तो ये रेसलिंग से संबंधित हैं। अब ये मात्र 21 साल की हैं और ये ऐसा करने वाली दूसरी इंडियन बन गई हैं, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 बार जीत लिया है। और ये अभी जो जीता है, वो कहाँ जीता है? तो वो जीता है ज़ाग्रेब में। ज़ाग्रेब कहाँ कहाँ है? तो जो क्रोएशिया है ना, क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब है। उसी तरह जो जो प्रेज़िडेंट हैं क्रोएशिया के, उनका नाम भी याद कर लीजिएगा अब, ज़ोरान मिलानोविक, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है एंड्रेज प्लेनकोविक। अब जो अंतिम है, इन्होंने ये कारनामा किया है किसके बाद? तो विनेश फोगाट के बाद, जिन्होंने 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स जीते हैं। और किस कैटेगरी में जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है 53 केजी कैटेगरी में। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आपसे बनेगा। इनका नाम नहीं पूछा जाएगा कि किसको हराई हैं, तो जोना माल्मग्रेन को हराई हैं, ठीक है? जो कि स्वीडन की हैं। तो ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अंतिम पंगाल का नाम आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।